हम स्टूडियो में मैंने दावत की है फ़ायदा कमल को। ये सीयू हैं वीज़ा कंसल्टेंट, एफ के वीज़ा कंसल्टेंट। इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ब्रेन ड्रेन तो मुसलसल हो रही है और जिस बंदे को मौका मिल रहा है वो पाकिस्तान छोड़कर गैर मुल्क में जा रहा है। और मैंने देखा है कि लोग ज़्यादातर पासपोर्ट के ऑफिस में चक्कर लगा रहे हैं और इस वक्त पासपोर्ट भी पहले लोगों को 1-2 हफ्ते बाद मिल जाता था, लेकिन अब महीनों की डेट दी जा रही है और ये इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसकी क्या वजूहत हैं, इस पर बात करेंगे। मैडम, आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। शुक्रिया। मैडम, क्या कहेंगे कि इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि हर बंदा, हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि उसका किसी गैर मुल्क का वीज़ा लग जाए और वो पाकिस्तान से किसी गैर मुल्क में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि रोज़गार के मौके उस तरह नहीं मिल रहे। आपका जो इदारा है एफ के, वो किस तरह लोगों को सहूलियात फराहम कर रहा है? जी, इसमें हम लोग जो है वीज़ा की एप्लीकेशंस पे अप्लाई करते हैं क्लाइंट्स का, उनकी डॉक्यूमेंटेशन सारी कंप्लीट करवाते हैं। अगर क्लाइंट की डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है तो उसको एम्बेसी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसकी एप्लीकेशंस को अप्लाई करते हैं। नहीं, ज़्यादातर लोग किन ममालिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं? मोस्टली लोग आते हैं कि हम चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से बाहर किसी भी ऐसे कंट्री में चले जाएं जहां पे जाके हम सेटल्ड हो सकते हैं। ठीक है। तो सेटल्ड होने के हवाले से जो सबसे बेहतर हमारे पास ऑप्शन आता है वो कनाडा का है। अच्छा। क्योंकि कनाडा का जो विजिट वीज़ा आपका लगता है वो स्टैंप होता है लॉन्ग टर्म का, यानी जितना पासपोर्ट वैलिड है उतना आपका वीज़ा स्टैंप होता है। तो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कनाडा जाना। लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं, वो चाह रहे होते हैं कि उनको यूरोप का वीज़ा मिल जाए, उनके बहुत ज़्यादा उनके पास रिलेटिव्स वहाँ पे हैं, ताकि वो उनको वर्क परमिट पे कन्वर्ट कर सके, वहाँ पे सेटल डाउन हो सके। और अगर हम स्टडीज़ के हवाले से बात की जाए तो स्टडी के हवाले से हमारे पास यूके बहुत अच्छा ऑप्शन है। शेंजन में कुछ कंट्रीज जैसे जर्मनी है, इटली है, जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है, आपकी स्टडी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलती है। तो इसमें इटली सबसे ज़्यादा बेहतर एक ऑप्शन आता है। लेकिन मसला ये कि हमारे पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट्स का भी बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है कि पाकिस्तान से अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती हैं इन कंट्रीज़ के लिए। तो फिर हम क्लाइंट को ये सजेस्ट करते हैं कि जिन कंट्रीज़ की अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं उनमें अप्लाई करें। उसमें स्पेन है, ऑस्ट्रिया है, चेक रिपब्लिक है, फिनलैंड वगैरह है, जिनकी अपॉइंटमेंट्स आपको इजीली मिल जाती हैं और उनकी वीज़ा रेशो भी पाकिस्तान से बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा फ़ायदा कमल, मुझे बताइएगा इन 1.5-2 सालों में कितने तादाद में पाकिस्तानी गैर मुमालिक में शिफ्ट हो चुके हैं? इसमें पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा, उसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े अच्छा। भी हैं। ये समझ लें कि हर एज के लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि वो बाहर सेटल्ड हो सकें। कितनी कुछ एप्लीकेशंस आपको मिलती होंगी रोज़ाना की तादाद में? डेली बेसिस पे हमारे पास 60-70 के करीब जो है वो एप्लीकेशंस भी आती हैं। बहुत ज़्यादा जो दूसरी जगहों पे बैठे हुए कंसल्टेंट्स हैं, एजेंट्स हैं, वो हमें अपनी एप्लीकेशन सेंड कर रहे होते हैं। मतलब डेली के हमें 10 पासपोर्ट, 20 पासपोर्ट, इस हिसाब से वो लोग वहाँ के जो देहाती लोग हैं उनसे अपनी तरफ डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं, आगे से हमें सेंड करते हैं। तो इससे हम देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग पाकिस्तान से जो है वो बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। कुछ विजिट के हवाले से हैं, कुछ वर्क परमिट के हवाले से हैं, कुछ स्टडीज़ के हवाले से हैं। मतलब कोई भी कैटेगरी हो जाए, वो हर हवाले से पाकिस्तान से बाहर दूसरे मुल्क में सेटल होना चाह रहे हैं। उनको लग रहा होता है कि हम वहाँ पे सेटल्ड हो सकते हैं तो वहाँ पे हमारा फ्यूचर बहुत सिक्योर है। अच्छा कमल, जब लोग ज़्यादातर बाहर ही जाना चाह रहे हैं तो इस दरमियान में फ्रॉड भी आ जाता है। मैंने देखा है बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी रकूम फंसा के बैठे हुए हैं इन एजेंट्स के थ्रू, तो उनके लिए आप कैसे रहनुमाई करेंगी? जी, जैसे कि आपने भी बात की है कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। तो इसमें फ्रॉड की सूरत ये होती है कि उनसे कहा जा रहा होता है कि आपका डन बेस पे हम वीज़ा दे रहे हैं, कि आपको 100% हम वीज़ा दे रहे हैं, आप हमें इतनी पेमेंट करेंगे, इतना पेमेंट करेंगे। तो उसमें क्लाइंट का एक तो होता है रिफ्यूज़ल आ जाना, रिफ्यूज़ल भी नहीं आता बल्कि उस पर उसका बैन लग जाता है। कोई भी कंट्री उसको बैन कर देती है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स उसमें फेक लगे होते हैं। क्योंकि एक बंदा है वो चार्ज कर रहा है आपसे 70 लाख 80 लाख, बहुत ज़्यादा इससे हाई अमाउंट में लोग चार्ज कर रहे हैं। तो लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा अपने नॉलेज में करने की ज़रूरत है चीज़ों को, कि आप पहले चीज़ों को सर्च आउट करें, उस पर वर्किंग करें। कोई भी ऐसा पर्सन आप ढूंढें जिस पे आपको लग रहा है कि आप ट्रस्ट करके अपने डॉक्यूमेंटेशन को अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, धोखा भी वही होता है जहाँ आपको ट्रस्ट होता है, जहाँ इतमाद होता है। यहाँ मैंने देखा लोग डायरेक्टली किसी को अप्रोच नहीं करते, किसी रेफरेंस से मिलते हैं। जब रेफरेंस से मिलते हैं तो फिर उनके साथ फ्रॉड भी हो जाता है। तो मोस्टली लोग ये करते हैं कि जो एजेंट्स के हाथ में आ जाते हैं। एजेंट्स बेसिकली ऐसे लोग हैं जिनके पास ना तो लाइसेंस नंबर है, ना उनका कोई अच्छा। ऑफिस है प्रॉपर। नहीं, वो आप कंसल्टेंट हैं और एजेंट्स में ये फर्क होता है कि आपके पास एक अथॉरिटी होती है या आपके पास कोई एनओसी होता है,
उसकी बुनियाद के ऊपर आप वीजे अप्लाई कर रहे होते हैं? जी, सबसे होता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, आप लाइसेंस होल्डर होना चाहिए, आपकी एक ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए कि लोग आपको आए, आपके पास विजिट करें, सेटिस्फाई हो, उसके बाद केस प्रोसीड करें, अपनी फाइल, अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड करें। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं कि उन लोगों के पास जा रहे होते हैं, एजेंट्स के पास, हमें वीजा लगवा दें, हम आपको पैसे दे देंगे, 70 लाख दे देंगे, 50 लाख दे देंगे, हमें वीजा चाहिए, हमें एक दिन की। अब मोस्टली हमारे पास जो आते हैं दूसरे शहरों से, उसमें मैं हाईलाइट करूंगी जरा, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, इस साइड से जो लोग आते होते हैं वो हमें सिर्फ ये चाह रहे होते हैं कि मुझे सिर्फ एक दिन की आप एंट्री दिलवा दे यूरोप की। अच्छा, उसके बाद मैं वहां पे जाकर सेटल हो जाऊंगा? हाँ बिल्कुल। तो फिर उस सूरत में जब लोग इतना इन चीजों को लेकर क्यूरियस हो रहे होते हैं तो फिर वो ज्यादा उन लोगों के हाथ में चढ़ जाते हैं जो उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। आपको पता है, इससे पहले तो आपने देखा समंदर में हमारे नौजवान डूब मरते हैं, वो कहते हैं यहाँ रोजगार नहीं है तो हम इस तरह की डंकियां लगाते जाते हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि लोग चाहते हैं हमें एंट्री मिल जाए, उसके बाद बाहर में जाए, जो मर्जी है, पाकिस्तान बदनाम होता रहे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मुझे अभी बताइएगा, इस वक्त गल्फ और ये जो रशियन रियासतें हैं, इसमें कैसा स्कोप है? गल्फ में अगर हम बात करें तो मोस्टली लोग जो है वर्क परमिट पे जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया में जा रहे हैं, दुबई में जा रहे हैं, ओमान में जा रहे हैं। अच्छा। वहां पे भी लोगों के साथ बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल, लोगों को ये कहा जा रहा है कि आपका हम वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं, आपने वहां पे जाके आपकी जॉब लगी हुई है, इतनी आपकी सैलरी है, आपने वहां पे जाते ही काम शुरू कर देना है। लेकिन जब वो पर्सन वहां पे पहुंचता है फिर उसको पता चलता है कि उसको वहां पे वर्क के लिए खुद से अप्लाई करना पड़ रहा है, खुद से एप्लीकेशन देनी पड़ी है, और जो जॉब के लिए उसको एक बताया होता है कि आपकी इतनी ज्यादा सैलरी हो रही है, उसकी वो अमाउंट उसको मिल ही नहीं रही होती है, बल्कि उसको भी उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। अच्छा, इस तरह चूंकि एजेंट बैठे होते हैं और ज्यादा फ्रॉड आप कह रही हैं एजेंट्स के थ्रू होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब आ जाए रशियन रियासतें जो हैं। हाँ जी, इसमें बेलारूस की बहुत अच्छी रेशो चल रही है। बेलारूस अगर आप एम्बेसी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, यानी कि मोस्टली अब पाकिस्तानियों का विजिट तो उन्होंने वैसे ही उसको सस्पेंड कर दिया हुआ है। अच्छा, बेलारूस हाँ ने? जी जी। लेकिन अजरबैजान और बाकी जितनी सराउंडिंग रियासतें हैं, यहाँ पर हमें इजाजत है? हाँ जी, यहाँ पे जो है हम विजिट के लिए जा सकते हैं। बेलारूस के लिए बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि बिजनेसमैन को अगर उनके पास अपना बिजनेस लाइसेंस है तो उनको 100% जो है वो बेलारूस का वीजा वहां की एम्बेसी इशू कर रही है। तो लोगों को इस पे वर्क करना चाहिए, जो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, विजिट करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर सेटल होना चाह रहे हैं। बिजनेसमैन के लिए ऑप्शंस होते हैं कि वो कहीं